वाई आर सॉलिड्स रिजिड। अब यहाँ पे हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, राइट। हमें पता है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, जिसमें एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैसियस स्टेट। उसके अंदर ये जो सॉलिड वाला पार्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम उसकी रिजिडिटी की बात कर रहे हैं। रिजिडिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की जिससे हमें पता लग सकता है कि वो कितना स्टिफ है, राइट। यानी कि अगर उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो अपनी शेप चेंज कर सकता है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे ये बुक है, इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो आपको क्लियरली पता है कि बुक अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो यानी कि ये एक सॉलिड है। इसके अंदर आपने मोनोक्रिस्टलाइन सॉलिड, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोफोर सॉलिड के बारे में पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, राइट। तो हम उनकी रिजिडिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम रिजिडिटी बोलते हैं तो यानी कि हम दो प्रॉपर्टीज का ध्यान रखते हैं, जिसमें पहला प्रॉपर्टी है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स और दूसरा है इंटर एटॉमिक फोर्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंटर एटॉमिक या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते क्या हैं, ठीक है। तो कोई भी दो आयंस के बीच में, कोई भी दो एटम्स के बीच में या कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा, हम यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर हमें पता लग जाए तो हमें पता लग जाएगा कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। इस चैप्टर के अंदर हमने 4 टाइप्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ा है। एक है वैन डर वाल्स फोर्सेस, एक है आयनिक बॉन्ड, एक है कोवलेंट बॉन्ड, एक है मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। उसी बेसिस पे अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, तो हम बता सकते हैं कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, यानी कि उसकी रिजिडिटी के बारे में पता लगेगा। अब आपने जैसे सुना कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बेसिकली वो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। अगर आप एग्जांपल लो HCl का, तो ये HCl है, एक मॉलिक्यूल और ये रहा दूसरा मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में ये जो फोर्स है ना, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको पता लग गया, स्मॉल पार्टिकल जिनके मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, जैसे ये पार्टिकल्स मिलके एक सॉलिड बना रहे हैं, राइट। ओके, तो सॉलिड्स के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है कि नहीं भी दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो यानी कि इनका डिस्टेंस है कम, ठीक है। अगर डिस्टेंस कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो हमें एक और बात पता चलेगी कि इनका अरेंजमेंट कैसे होगा, यानी कि ये पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड हैं। ये इस तरह से अरेंज्ड है सच दैट दे आर नॉट फ्रीली मूव, यानी कि फ्रीली मूव नहीं है। तो यानी कि अगर इन सब पे कोई भी फोर्स अप्लाई होगा, सो दे विल ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, राइट। तो यानी कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की दे ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस एंड दे आर नॉट फ्री टू मूव। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट मतलब फिक्स वॉल्यूम, वो चेंज नहीं होता वॉल्यूम उनका, ठीक है। तो वो फिक्स वॉल्यूम यानी कि डेफिनेट वॉल्यूम होने के लिए एक सब्सटेंस के पास कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहला, कि उसके अंदर अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस हो तो वो स्ट्रांग हो, यानी कि स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। दूसरा, फिक्स्ड स्टेट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस में आपने अभी देखा कि सॉलिड्स के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरे पॉइंट के लिए आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव फिक्स पोजीशन, दैट मींस दे आर नॉट फ्री टू मूव, so that is why they have definite volume. Classify the following as amorphous or crystalline solids. सबसे पहला, पॉलीयूरेथेन। अब पॉलीयूरेथेन क्या होता है, एक सिंथेटिक रेजिन होता है वो, ठीक है, जो कि पेंट्स में देख सकते हो आप, वार्निशेस में, यानी कि वुड पे पॉलिश जो करते हैं ना, जिससे वो थोड़ा शाइन कर सके, दैट इज पॉलीयूरेथेन, ठीक है। और जो पॉलीयूरेथेन होता है वो होता है एमॉर्फस। नेक्स्ट इज नेफ्थलीन। नेफ्थलीन क्या होता है, एक वाइट कलर का पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है। पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें एक से ज्यादा साइक्लिक आपको डायग्राम देखने को मिलेगा, ठीक है, साइक्लिक रिंग्स देखने को मिलेगी। तो यानी कि अगर आप नेफ्थलीन को ध्यान रखोगे तो नेफ्थलीन रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है, हर एक घर में यूज होता है, जैसे कि मॉथ बॉल्स।
ठीक है, वो एक ऐसी बॉल्स होती है जो आपने व्हाइट कलर की देखी होंगी, जिनको क्या होता है, अगर आप कहीं पे भी जैसे किसी भी सूटकेस में या जहाँ पे आपने न्यू क्लोथ्स रखे हैं वहाँ पे अगर आप रख दो तो वहाँ पे उन क्लोथ्स को कोई ख़राब करने के लिए जर्म्स क्रिएट नहीं होते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ वाई वहाँ पे नेफ्थलीन यूज़ करते हैं। तो अब जो नेफ्थलीन होता है वो क्लियरली आप रियल लाइफ में अगर आपने देखा होगा तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। सो दैट मीन्स नेफ्थलीन इज इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड एक वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस यानी कि जो फूड प्रिजर्वेटिव्स में यूज होता है। ठीक है, तो उसका इस तरीके का फॉर्मूला होता है एंड दैट इज क्रिस्टलाइन। नेक्स्ट इज टेफ्लॉन। अब देखो टेफ्लॉन क्या होता है, ये एक तरीके का प्लास्टिक होता है। अब देखो नेम से आपको पता लगे एक तरीके का प्लास्टिक। ठीक है, अब आपको पता लग गया होगा कि वो एमॉर्फस है या क्रिस्टलाइन है। हालांकि मैं आपको और बता देती हूँ, जो टेफ्लॉन होता है उससे वाटरप्रूफ फैब्रिक बनते हैं, वाटरप्रूफ होते हैं, राइट। और सर्जिकल डिवाइसेस बनती हैं, कहीं भी आपने पैंट्स में देखा होगा, वाटरप्रूफ क्लोथ्स आपने देखे होंगे, टेप भी होती है टेफ्लॉन की। ठीक है, और ज़्यादातर इनको सर्जिकल डिवाइसेस में भी यूज़ किया जाता है। सर्जिकल डिवाइसेस में इसलिए यूज़ करा जाता है क्योंकि ये हाईली रेजिस्टेंट होता है टू कोरोजन। ठीक है, सो अब क्योंकि ये एक टाइप ऑफ प्लास्टिक है, सो डेफिनेटली ये एमॉर्फस है। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट भी एक वाइट क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, इस तरह से दिखता है वो, और उसको एक तरीके से फर्टिलाइजर में यूज करते हैं, या तो गन पाउडर में यूज करते हैं या फिर मीट में यूज करते हैं, राइट। सो दिस इज क्रिस्टलाइन। नेक्स्ट है सेलोफेन। अब ये भी आपको डेफिनेशन से पता लग जाएगा। सेलोफेन क्या होता है, एक थिन ट्रांसपेरेंट रैपिंग मटेरियल होता है, बहुत ही हाई क्वालिटी का अच्छा होता है और उससे फूड रैप किया जाता है। ठीक है, दैट इज सेलोफेन। क्योंकि क्योंकि आपको पता लग गया कि ये एक थिन ट्रांसपेरेंट रैपिंग मटेरियल है तो प्लास्टिक जैसा दिखता है, तो यानी कि ये क्या है, एमॉर्फस सॉलिड। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है, वो एक सिंथेटिक रेजिन होता है। ठीक है, हालांकि होता सॉलिड है। ठीक है, लेकिन कौन सा सॉलिड होता है, अब देखो ये ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, उसको मेडिसिनल बॉटल्स के लिए यूज किया जाता है, पाइप बनाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे पीवीसी पाइप्स। ठीक है, ये वही है। वायर्स के लिए यूज होता है, रेन कोट्स के लिए यूज होता है, क्रेडिट कार्ड्स में यूज होता है। ठीक है, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, और क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ तरीके का एमॉर्फस सॉलिड दिख रहा है। ठीक है, तो ये होता है एमॉर्फस सॉलिड। फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं, मतलब बहुत ही पतले थ्रेड्स होंगे प्लास्टिक के। ठीक है, या फिर ग्लास के। ठीक है, जिनसे बनते हैं या तो बोट्स या फिर पार्ट्स ऑफ कार्स बनते हैं। ठीक है, दैट इज फाइबर ग्लास। तो अब आप सोचो फाइबर ग्लास क्या होता होगा, क्योंकि वो कुछ तरीके का प्लास्टिक जैसा भी होता है, क्योंकि उसमें प्लास्टिक के थ्रेड्स होते हैं। तो देखो देखो थ्रेड्स। ठीक है, या फिर ग्लास के थ्रेड्स। ठीक है, तो वो जो फाइबर ग्लास होता है वो क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड। लास्ट है कॉपर। अब देखो कॉपर तो सबको पता है, कॉपर यूटेंसिल पता है, कॉपर कॉइन्स पता है, कॉपर वायर्स पता है, या फिर कॉपर बॉटल्स पता है। ठीक है, तो अब कॉपर के बारे में इतना पता है, तो ये एक रेडिश ब्राउन मेटल होता है और ये क्लियरली क्रिस्टलाइन होता है। वाई इज ग्लास कंसिडर्ड एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, तो इसके अंदर पहले हम बात करते हैं कि ये सुपर कूल्ड क्या है। ठीक है, सुपर कूल्ड एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड या गैस का टेम्परेचर लो किया जाता है। ठीक है, डिक्रीज किया जाता है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, विदाउट अलाउइंग टू सॉलिडिफाई, यानी कि इसको सॉलिडिफाई किए बगैर ही इसको कूल किया जाता है, मतलब उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है, लेकिन उसको सॉलिडिफाई होने नहीं देते। ठीक है, तो सुपर कूल का मतलब ये हुआ, सुपर कूल लिक्विड यानी कि लिक्विड का सुपर कूल होना। ठीक है, अब यहाँ पे जिसकी बात करी गई है वो है ग्लास। ग्लास आपको पता है होता है सॉलिड, लेकिन ये भी पता है ये होता है एमॉर्फस सॉलिड। एक तरीके से इस क्वेश्चन को हम ऐसे मान के चलते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्योंकि ग्लास के बारे में पूछा है, तो एक तरीके से एमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी आ सकती है, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, यानी कि उसकी फ्लूइडिटी आ सकती है, तो यानी कि हम यहाँ पे सॉलिड की फ्लूइडिटी के बारे में बात कर रहे हैं। कौन से सॉलिड की, एमॉर्फस सॉलिड की फ्लूइडिटी, जिसकी मेन प्रॉपर्टी ये होती है कि वो हमेशा सॉलिड से लिक्विड में धीरे धीरे फ्लो करता है।
ठीक है। और यहाँ पे ये जो सॉलिड है उसको ध्यान से नोटिस करना, सॉलिड से लिक्विड में धीरे धीरे फ्लो करता है, ठीक है, लेकिन ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करता। डू नॉट फॉर्म अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। ग्लास बनता है सिलिका से, ठीक है, सिलिका रहता है लिक्विड, ठीक है, लिक्विड स्टेट में रहता है। तो अगर इसको कूल कर दोगे तब जाके बनता है ये मिरर, ठीक है, लेकिन इसको सॉलिडिफाई नहीं किया जाता, ये सॉलिडिफाई नहीं होता, ये सुपर कूल होता है, ठीक है। तो जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट तक भी ले जाते हैं, तब भी ये सॉलिडिफाई नहीं होगा, सॉलिडिफाई नहीं होगा तब भी, ठीक है। तो इसीलिए जो भी ग्लास विंडोज होती हैं या ग्लास के डोर्स होते हैं वो स्लाइटली बॉटम पे थिक होते हैं, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ फ्लो करते हैं, ठीक है, मतलब जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वहां पे ज्यादातर फ्लो करते रहते हैं, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करते रहते हैं सॉलिड से लिक्विड में, जो कि सुपर कूल्ड सॉलिड फिर लिक्विड में आता है, ठीक है, डज नॉट सॉलिडिफाई। तो यानी कि अमॉर्फस सॉलिड है, तो यानी कि थिक एट द बॉटम रहते हैं ये ग्लास। अगर ग्लास डोर्स हैं तो वो भी आप अगर नोटिस करोगे अपने घरों में तो वो थिक होंगे एट द बॉटम, ठीक है। Refractive index of a solid is observed to have the same value along all directions. Comment on the nature of the solid. Would it show cleavage property? ठीक है। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है कि क्या होता है ये, द मेजरमेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है, वो भी है इसके अंदर पार्ट, ठीक है। लेकिन आपको ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी की तरह यहाँ पे नोटिस करना है, यानी कि अगर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी है इसकी, ये कौन सा सॉलिड है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पहला आपको पता हो कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और दूसरा आपको उसकी आइसोट्रॉपी के बारे में पता हो, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपको पता लगेगा कि उसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ सॉलिड। आइसोट्रोपी से आपको पता लगेगा उसकी क्लीवेज प्रॉपर्टी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं ग्लास का। ग्लास क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। ये आपको पता लगेगा एमॉर्फस सॉलिड ही क्यों लिया, क्योंकि देखो जो ग्लास होता है ना उसका सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, सेम या थोड़ा सा सिमिलर सिमिलर सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी कि अगर आप नोटिस करोगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.502 से 1.52 तक का होता है, ठीक है। तो ये जो ग्लास है, हमने यहाँ पे ग्लास क्यों कंसिडर करा, उसकी आइसोट्रोपी को नोटिस करके। अब आइसोट्रोपी से कैसे, देखो आइसोट्रोपी का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, ठीक है, आइसो मतलब सेम, ट्रोपी मतलब ट्रोपोस डायरेक्शन, ठीक है। तो जब भी हम आइसोट्रोपी के बारे में बात करते हैं, यानी कि हम एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो हमने मेजर करी है और वो हर डायरेक्शन में सेम आ रही है, ठीक है। उसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, यहाँ पे हमने जो ग्लास का एग्जाम्पल लिया है उसके लिए। तो यानी कि आपको पता लगेगा कि उसके आइडेंटिकल केमिकल बॉन्ड्स हैं, चाहे कोई भी डायरेक्शन में देख लो। अब आपने नोटिस किया था क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस, तो उसके डिफरेंस में क्लियरली जहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सेम आ रही है वो किन के लिए आती है, अमॉर्फस सॉलिड्स के लिए। दैट इज वाई हमने यहाँ पे अमॉर्फस सॉलिड कंसिडर करा है, ठीक है। अब आइसोट्रोपी से क्या पता लगा, उसकी क्लीवेज प्रॉपर्टी। अब क्योंकि वो अमॉर्फस सॉलिड है तो यानी कि उसकी क्लीवेज प्रॉपर्टी कैसे होगी, जब भी आप उसको किसी शार्प एज टूल से कट करोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि उसकी सरफेस इरेगुलर होगी, ठीक है। तो यानी कि उसकी क्लीवेज प्रॉपर्टी होगी इरेगुलर और उसका नेचर क्या है, एमॉर्फस सॉलिड, ओके।